Hello everyone, welcome to Gate Academy. This is our lecture number 7 on electrical measuring instrument. Lecture number 7. ठीक है। आज की हम हमारी क्लास में पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने वाले हैं। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट कई टाइप के होते हैं। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, एमआई इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, ईएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। तो जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको पढ़ने की जरूरत है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, एंड देन वी विल स्टडी एमआई इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो पॉसिबल होगा तो आज की क्लास में हम दोनों इंस्ट्रूमेंट को पीएमएमसी एमआई को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बीपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि गेट एकेडमी ने आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही चीप कोर्स लॉन्च किया हुआ है ना। और वो कोर्स बीपीएससी एई 2025 के लिए मात्र 1111 रुपीज में आपको अवेलेबल कराया जाएगा। गेट एकेडमी लाइव की ऐप आप डाउनलोड कीजिए हमारे प्ले स्टोर से, वहां से आप जाकर के इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा कोर्स है, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है ना। आपके पूरे एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी काफी हेल्प करेगा ये। बिल्कुल आप इसका फायदा जरूर उठाएं। सॉरी, थोड़ी सर्दी सी है। चलिए, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला था पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से। एग्जाम में बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि पीएमएमसी क्या होता है। तो पीएमएमसी का मतलब है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। दिस इज आवर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का हम लोग शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है। मैं एक छोटा सा रफ टाइप का डायग्राम आप लोग को बना के दिखाता हूँ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का। थोड़ा सा समय लूंगा, कोशिश करूंगा बहुत सुंदर डायग्राम बनाऊं। क्या है कि मैं इसको अपना पावर पॉइंट पे मैं क्लास लेता हूँ, जिस वजह से यहाँ पे स्केल स्केल मुझे नहीं मिल पाता है, तो थोड़ा नीट नहीं होगा डायग्राम, बट आपके समझने के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक। मैंने एक हॉर्स शू मैग्नेट लिया। मैंने क्या लिया? एक हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मतलब यू शेप का कुछ इस टाइप का मैग्नेट रहेगा। टॉम एंड जेरी देखते थे बचपन में सभी लोग, है ना। तो टॉम एंड जेरी में ऐसा मैग्नेट दिखाता था ना, रेड कलर का, यहाँ ब्लू कलर का। बस यही वाला मैग्नेट है ये। ठीक। तो ये हॉर्स शू मैग्नेट है जिसका सामने से हम लोग ये पार्ट को देख रहे हैं। ओके। चलो, टॉम एंड जेरी से बचपन की यादें ताजा हो गई। देखो भाई, अब ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो हम जानते हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाली एक लाइन रहेगी, है ना। नॉर्थ से साउथ की ओर जाती हुई हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी रहती हैं? नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है। ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रही। ठीक। अब हमको क्या करना है? वही नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई। मैं ना एक एल्यूमिनियम का फॉर्मर ले रहा हूँ। ठीक है। जिस टाइप का ये नजर आएगा, सामने से व्यू है। ठीक है, फ्रंट व्यू है ये हमारा फॉर्मर है। और इसमें मैं ना ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ टर्न्स लपेटा हुआ हूँ। क्या किया है मैंने? मैंने यहाँ पे टर्न्स लपेटा हुआ है वायर का अंदर, जैसे कॉइल बनाते हैं, बस वो कॉइल बनी हुई है आप मान लो अंदर। ठीक। ऐसे कॉइल बनी हुई है। ये आपको ना कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये देखिए, ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ये मैं रेड सर्कल के अंदर बना रहा हूँ। तो मैं इस चीज को आपको सामने से दिखा रहा हूँ बस। ठीक।
ये ऐसी हॉर्सशू मैग्नेट है, ये मैं आपको सामने से बना के बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे। अब ये किससे अटैच होगा, इस पे एक स्पिंडल लगा होगा, स्पिंडल, स्पिंडल जरूरी है, वही ऐसे रोटेट करता है। ठीक, मैंने बनाया ये स्पिंडल। स्पिंडल क्योंकि भाई हवा में तो ये लटकेगा नहीं, तो हवा में नहीं लटकेगा तो इसको कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेना है। तो ये जहां से सपोर्ट लेगा वहां पे मैंने क्या लगाई है, मैंने वहां पे लगाई है ज्वेल बियरिंग। ये बियरिंग मैंने आपको बताया था कि जब ये गोल घूमेगा तो जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पे अरेंजमेंट करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं क्या, ज्वेल बियरिंग। ठीक, ये जो हमारा ज्वेल बेरिंग है यहाँ पे। ठीक है, किस टाइप की कंट्रोलिंग यूज की जाती है हमारे यहाँ पे, हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। तो यहाँ क्या रहेगा भाई, यहाँ रहेगा स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क। ठीक, स्प्रिंग कंट्रोल टॉर्क हम यहाँ यूज करते हैं। इसी स्पिंडल से हम क्या करेंगे, हमारा पॉइंटर अटैच करके रखेंगे। दिस इज अवर पॉइंटर। ओके, तो ये हम लोग ने बना लिया अपना पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ये अंदर से कुछ इस तरीके से नजर आता है। ये जो हमारा पार्ट था ये स्पिंडल था, ये हमारी क्या थी, स्प्रिंग कंट्रोल है। मैं नाम उसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। ठीक, जो भी हमारा मीटर है या बॉक्स है, वो बॉक्स आपको कुछ इस तरीके से सामने से नजर आएगा, जिसमें क्या रहेगा, यहाँ पे डिस्प्ले है। ठीक, ये डिस्प्ले है। के यहाँ से टर्मिनल्स निकले हुए हैं, इन्हीं टर्मिनल्स में हम लोग ने क्या किया है, जो एक्सटर्नल सर्किट लगेगी ना वो इन टर्मिनल्स पे लगेगी, तो मैं एक्सटर्नल सर्किट भी बना देता हूँ। ओके, ठीक है, ये मैं स्विच के लगा दिया, और कोई भी रेजिस्टेंस हो गया छोटा सा, वोल्टेज का सोर्स है, इस वजह से करंट वगैरह फ्लो करेगी यहाँ पे। ये मेरी सर्किट बन गई। अब इंटरनली क्या होगा, इंटरनली अब ये जो मैं यहाँ पे कनेक्शन बता रहा हूँ ये आपका इंटरनल बता रहा हूँ, मतलब ये मीटर के अंदर की बातें हैं सब। ठीक है, इंटरनली ये कुछ इस तरीके से यहाँ से कनेक्ट होगा, और सिमिलरली सॉरी सॉरी सॉरी, सर्दी हो गई है। ठीक, ये यहाँ से क्या हुआ, कनेक्शन हो गया। मैंने यहाँ से जैसे ही इसको हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे, सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और करंट हमारी यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, करंट जो यहाँ पे फ्लो होती है, देखो आप किसके थ्रू हो रही है, स्प्रिंग के थ्रू करंट फ्लो हो रही है। मतलब ये जो फॉर्मर है, इस फॉर्मर तक जो करंट पहुंचाया जा रहा है, ये स्प्रिंग के थ्रू करंट पहुंचाई जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें ऐसा होता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, स्प्रिंग के थ्रू हम लोग करंट पहुंचाते हैं। ठीक, हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के अंदर जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप प्लेस करके रखोगे तो उसके अंदर एक टॉर्क डेवलप होगा, ये बात आपको पता है ना। बस उसी का हम लोग प्रिंसिपल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। कहाँ है भाई करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो हमारा रखा हुआ है, ये जो रेड रेड वाली वायर्स हैं, ये क्या है, कंडक्टर है, हमारी कॉपर की वायर है। इसको हम लोग ने जैसे ही अपने सर्किट से कनेक्ट किया, मतलब हमारा जो सर्किट यहाँ पे क्लोज हुई, तो यहाँ पे करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गई, मतलब इसके अंदर एक करंट फ्लो ना स्टार्ट हो गई। वो जो करंट इसके अंदर फ्लो हो रही है वो तो ठीक है, बट एट द सेम टाइम इसके ऊपर क्या हो रहा है, नॉर्थ और साउथ की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड रखा है, तो उस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के दायरे में चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, तो व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ए टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस। वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ये टॉर्क जैसे ही एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, ये स्पिंडल रोटेट करेगा। ये जो ऐसा समझ लो सामने से आपकी तरफ ये ऐसा नजर आ रहा है अभी, ठीक है ना, ये ऐसे करके रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ये ऐसा रोटेट करना स्टार्ट करेगा। मैं क्या कर दिया, इसके साथ एक तो पॉइंटर अटैच कर दिया, देखो एक पॉइंटर अटैच कर दिया मैंने इसके साथ। अब ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, देखो पॉइंटर अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका क्या होगा, करंट होगा, मतलब जितना यदि वैल्यू की करंट आप मेजर कर रहे होगे, उतना ज्यादा करंट यहाँ से इस फॉर्मर से फ्लो होता हुआ जाएगा।
जितनी ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो होगी, जितना ज्यादा करंट इस कॉइल के अंदर से फ्लो होगा, उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जितना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा पॉइंटर अपनी पोजीशन से मूव करेगा। क्लियर? तो ये होता है हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। अब हमको ये चीज इतने इजीली क्यों समझ आ गई? क्योंकि हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ऑलरेडी क्या कर लिया था, ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका था कहाँ पे, जब हम लोग पढ़ रहे थे कि मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना। इस वजह से हम लोग वहां पे उन चीजों को देख रहे थे। ठीक है, ये जीरो, ये वन मान लेते हैं, टू मान लेते हैं। क्लियर? तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा क्या रहता है, इसमें कंस्ट्रक्शन रहता है। क्लियर? तो ये हमारा रहा कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हमको ध्यान रखने वाली बात क्या है? पहली ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो करंट आई करंट जो भी आपके सर्किट में फ्लो होती है, ये स्प्रिंग के जरिए होते हुए जाएगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जब भी एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर रहा था, अचानक से उसकी स्प्रिंग ब्रेक हो गई। ध्यान से सुनना, एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर रहा था, ड्यूरिंग द ऑपरेशन द स्प्रिंग कंट्रोल ब्रेक्स, स्प्रिंग ब्रेक हो गई, तो उस समय जो पॉइंटर है वो कितनी वैल्यू शो करेगा? तो देखो भाई, इस फॉर्मर में अगर करंट नहीं जाएगी तो किसी भी प्रकार का आपको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलने वाला है। तो अगर हमारी स्प्रिंग कोई भी टूट गई, कोई भी एक, दोनों में से एक या दोनों में से कोई भी एक टूट गई, तो हमारा क्या होगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा और हमारा पॉइंटर बैक टू जीरो वापस आ जाएगा। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना, आप अपने से यहाँ पे मेंशन कर लो अपने नोट्स में, है ना। बाकी क्या होगा, बाकी समय में जब भी करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, इसके अंदर क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है, और लॉरेंट्स लॉ तो ये कहता ही है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि हमारा ये फॉर्मर के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जो कि नॉर्थ और साउथ मिलके मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, जब भी ऐसा होगा तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी। क्या होगी भाई? एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगी, है ना। थोड़ा सा ज्यादा बड़ा एरिया ले लेते हैं ताकि हम्म जी, ठीक। यहाँ से क्या लगा, यहाँ से लगा हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और जिस जगह पे हमारी जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होती है और हमारी जो कंट्रोलिंग टॉर्क होती है वो इक्वल होती है, उसको हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं, और उस स्टेट पे आके हमारा पॉइंटर क्या हो जाता है, रुक जाता है। पॉइंटर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसको हम लोग ट्रेवल कैलकुलेट कर लेंगे थीटा में। क्लियर? ये होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। ये परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की मैंने आपको वर्किंग समझा दी है। अब मैं अगर बात करूं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी, टीडी जो होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, इसकी जो वैल्यू आती है, क्योंकि हम लोग इसमें कैलकुलेशन वगैरह, कैलकुलेशन कह रहा हूँ यार, डेरिवेशन वगैरह हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज वो डेरिवेशन करके कोई मतलब नहीं है। आपके एग्जाम में सीधा सिंपल ये सवाल आने वाला है कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रहता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क फॉर अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज गिवन बाय द इक्वेशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी इज इक्वल टू बी आई एन ए, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स डेंसिटी, बी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, number of turns of coil, and A is area of cross section, area of cross section। ठीक है, ये होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। हमको मालूम है, देखो हमको मालूम है एज स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज, यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे एज स्प्रिंग कंट्रोल इज यूज्ड, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया,
स्प्रिंग कंट्रोल का यूज किया है, इस वजह से मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी इज इक्वल टू के सी थीटा। ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल के केस में मैंने आपको वहां भी पहले भी बताया है कि स्प्रिंग कंट्रोल के केस में जो कंट्रोलिंग टॉर्क रहता है, दैट कंट्रोलिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, while in case of our gravity control method, that is controlling torque is equal to kc times of sin theta, है ना। तो वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। हम जानते हैं कि जब ये स्टेडी स्टेट आता है, मतलब जब हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे कंट्रोलिंग टॉर्क के बराबर होता है, उसी स्टेडी स्टेट पे ही हमारा आके पॉइंटर रुकता है। तो एट स्टेडी स्टेट दैट इज कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो इसी पोजीशन पे हमारा पॉइंटर आके रुकेगा। तो पॉइंटर आके रुक गया, मतलब अब यहाँ पे हम जो भी आगे इक्वेशन लिखना चाहते हैं उसमें हम ये लिख सकते हैं कि हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क कितना है, बी इंटू आई इंटू एन इंटू ए इज इक्वल टू के सी टाइम्स ऑफ थीटा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू बी आई एन ए डिवाइडेड बाई के सी, दैट इज, इसका फाइनल मतलब ये हुआ कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चीज में। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला है, और वो रिलेशन हमको क्या कहता है कि भैया जो हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क थी, जो हमारी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट। दिस मीन्स दैट यहाँ पे कैसा रिलेशन है, लीनियर रिलेशन। ठीक। हमने इस कंट्रोलिंग स्प्रिंग कंट्रोल का यूज किया, इस वजह से जो हमारी कंट्रोलिंग टॉर्क है वो भी क्या होगी, दैट इज कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना भाई हमारा स्पिंडल रोटेट करेगा, जितना रोटेट करेगा उतना ही क्या होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क इसके ऊपर लगने वाला है। मैंने कहा कि जब हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपस में इक्वल हो जाता है, जब उनकी वैल्यू इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, उसी पोजीशन पे हमारा क्या होता है, पॉइंटर आकर के रुकता है। तो पॉइंटर आके अपनी स्टेडी स्टेट पोजीशन पे रुक गया है। तो मैंने कहा कि टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहाँ पे हुई, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये दोनों बराबर होंगे। मैंने दोनों को बराबर कर दिया। तो बी आई एन ए इज इक्वल टू के सी टाइम्स ऑफ थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेट के ऊपर। मैग्नेट कैसा है मेरा, परमानेंट मैग्नेट। सिंस मैंने परमानेंट मैग्नेट का यूज किया है, दिस मींस दैट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्योंकि भाई एक बार जो मैग्नेट आपने यूज कर लिया तो उसकी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, आप चेंज नहीं करोगे उसको। ठीक। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, आप एक बार कॉइल बना दिए, आपने इंस्ट्रूमेंट को एक बार मैन्युफैक्चर कर दिया, तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। एक बार इंस्ट्रूमेंट अपने बना दिया, अपने इंस्ट्रूमेंट को असेंबल कर दिया तो कांस्टेंट हो गया। सिमिलरली जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी कांस्टेंट हो गया। तो आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, है ना। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख पा रहे हो कि जो थीटा आया हमारा, जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन दैट इज कितना पॉइंटर हमारा मूव किया, वो डिपेंड करता है करंट पे। इसका यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ये है कि ये कैसा है, लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन है। और हम लोगों ने लीनियरिटी वाले पार्ट में एक चीज पढ़ी थी कि जहां भी आपको लीनियर रिलेशन दिखेगा, आपको वहां पे कैसा स्केल देखने को मिलेगा, देयरफॉर लीनियर स्केल। और जितना लीनियर स्केल होगा उतना ज्यादा आप क्या कर पाओगे, चीजों को एक्यूरेटली आप उस चीज को इंटरप्रेट कर पाओगे, क्या वैल्यू वो बता रहा है, क्या चीज दिखाना चाह रहा है, आप उसको मेजर कर सकते हो। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार बताएं, मतलब क्या बताएं, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर है बट ठीक। क्लियर। अब देखिए बात आती है कि यार ठीक है भाई, हमने अपना इंस्ट्रूमेंट तो बना लिया, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बनाया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको ये नजर आई कि ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है, ये एक लीनियर इंस्ट्रूमेंट है, इसमें कैसा है, लीनियर स्केल है। बहुत अच्छी बात है। बट इसके ये तो एडवांटेजेस हो गए, है ना। एडवांटेजेस में पहला क्या हुआ, पहला हुआ लीनियर स्केल। दूसरी बात ये हुई कि ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेट। ठीक है। एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट।
ध्यान देने वाली बात है कि मैं अभी तक भी क्या बोला हूँ, इसको कहीं से भी मीटर नहीं कहा हूँ मैंने, बस ये कहा है कि ये कैसा है, ये क्या है। तो ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ना। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मीटर का पार्ट होता है। मीटर के अंदर पे इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। कोई मीटर वोल्ट मीटर भी हो सकता है, एम मीटर भी हो सकता है, और दोनों के अंदर ही आपका पीएमएमसी भी हो सकता है। समझ आ रही बात? तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। पहला हो गया लीनियर स्केल हो गया, दूसरा हो गया एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है ये। और हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्यूरेसी हाई है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भैया इसकी जो सेंसिटिविटी है, हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। सेंसिटिविटी इज हाई। ठीक है। लॉसेस थोड़े कम रहते हैं। ये तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेजेस हो गया। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेज में पहला डिसएडवांटेज ये हुआ कि वर्क्स ओनली ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्क्स ओनली ऑन डीसी सप्लाई। एसी देंगे तो क्या होगा? डज नॉट वर्क्स ऑन, डज नॉट वर्क्स ऑन एसी। सिंपल सीधी बात अगर मैं कहूं तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से आप एसी डीसी, केवल एसी केवल डीसी क्या मेजर कर सकते हो? तो आप पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से केवल और केवल डीसी मेजरमेंट ही कर सकते हो, मतलब डीसी वोल्टेज डीसी करंट ही आप मेजर कर पाओगे। ठीक। डिसएडवांटेज इसका यही है कि ये केवल डीसी मेजर कर पाता है, ऑल्दो ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव। इसका टॉर्क टू वेट रेशियो भी ज्यादा होता है ना। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, हाई टॉर्क टू वेट रेशियो। ठीक है। हाई टॉर्क किस वजह से? क्योंकि आप यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट यूज कर रहे हो, इस वजह से उसका जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो वहाँ टॉर्क आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी बात है, आप यहाँ पे जो पॉइंटर यूज कर रहे हो, जो फॉर्मर यूज कर रहे हो, ये जो है मेरा, ये क्या है? ये एल्यूमिनियम का फॉर्मर है, तो इसका वेट ऑलरेडी कम होता है। एक इंपॉर्टेंट बात हमसे छूट गई कि भाई कैसे छूट गई ये चीज, हम लोगों ने बात किया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में यहाँ बात हुई। हम लोगों ने बात किया कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में, कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में यहाँ बात हुई। डैम्पिंग किस प्रकार की प्रोवाइड की जाती है? डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड, इज प्रोवाइडेड बाय एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग हम प्रोवाइड करते हैं इसमें। ठीक है। एडी करंट डैम्पिंग, हम लोग ने जब एडी करंट डैम्पिंग को पढ़ा था तो हम लोग ने जाना था कि एडी करंट डैम्पिंग होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आपका एक एल्यूमिनियम की डिस्क हो। हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम का फॉर्मर अवेलेबल है। दूसरी चीज हमारे को रिक्वायरमेंट होती है एक परमानेंट मैग्नेट की, और परमानेंट मैग्नेट केवल पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही अवेलेबल होता है। इस वजह से जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली क्या यूज कर पाते हैं, हम लोग एडी करंट डैम्पिंग यूज कर पाते हैं। ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखेंगे। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के अंदर किस टाइप की डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है? तो एडी करंट डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या हम एसी या डीसी दोनों में कर सकते हैं? तो केवल और केवल डीसी में यूज किया जा सकता है, एसी में यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग एसी में उसको यूज करेंगे तो वो एसी की फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होगा, जीरो पोजीशन से ऐसे 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 करके वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज रहती है, तो वो जो वाइब्रेशन है वो हमारे नेकेड आइज को नजर नहीं आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आप इसको क्या करते हैं, अगर आप हमारा एसी पे इसको वर्क कराएंगे तो पॉइंटर ऑसिलेट्स नियर जीरो। ठीक है। पॉइंटर ऑसिलेट्स एट जीरो। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में ऑप्शन आपको क्या मिलता है। अगर ऑप्शन आपको मिलता है कि जीरो केवल लिखा है तो जीरो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगर आपका एग्जाम में ये भी पॉइंट लिखा है कि जो आपका पॉइंटर है वो जीरो के पास क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, तो वो आपका सबसे सही आंसर होगा। क्लियर हो रही बात? तो ये है हमारा पीएमएमसी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
पीएमएमसी एक इंस्ट्रूमेंट का प्रकार है, वो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग ए एमीटर, फॉर मेकिंग ए वोल्ट मीटर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप उसका एमीटर यूज एज एन एमीटर यूज कर रहे हो या एज ए वोल्ट मीटर यूज कर रहे हो, तो केवल और केवल आप डीसी वैल्यू को ही मेजर कर पाओगे, एसी वैल्यू को आप मेजर नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। एक बार हम लोग इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा, जो मैंने चीजें आपको यहाँ बताई है उसको अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है? अब इसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा दूं एक बार ये किस तरीके से था, एक जस्ट मिनट। ठीक। कुछ क्या बताने वाला था यार मैं। हाँ, हम जब अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ेंगे, एमआई इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लेंगे, तो अब हम लोग ना इंस्ट्रूमेंट के आगे बढ़ेंगे। कैसा इंस्ट्रूमेंट के आगे बढ़ने का मतलब है, ये इंस्ट्रूमेंट रहा, एक इंस्ट्रूमेंट को अब एक डब्बे में डालेंगे, उसके साथ कुछ कुछ चीजें और ऐड करेंगे, और इस पूरे डब्बे को अब एक नया नाम दे दिया जाएगा, और उस डब्बे को नाम दिया जाएगा मीटर। अब वो एम मीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, एनर्जी मीटर होगा, क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे अपने यूज के अकॉर्डिंग। ठीक है? तो अभी हम लोग ये अंदर वाला पार्ट दैट इज इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे हैं। ठीक है? देख लो एक बार कंस्ट्रक्शन थोड़ा अच्छे तरीके से, ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये एक क्या है हमारा यू शेप का मैग्नेट है। और जो हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं वो अल्निको यूज करते हैं। ठीक। अल्मीनियम निकल कोबाल्ट का एलॉय है, कितना परसेंट एल्यूमिनियम, कितना परसेंट निकल, कितना परसेंट कोबाल्ट, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक। जो पॉइंटर है हमारा, ये हमारा किसका होता है, एल्यूमिनियम का पॉइंटर होता है। एल्यूमिनियम का पॉइंटर होने से क्या होगा, उसका वेट कम होगा, तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए जो टॉर्क लगती है वो वेस्ट नहीं होगी। ठीक है? देखो हमारे पास दो स्प्रिंग नहीं है, एक्चुअली में ये स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग होगा ये। ठीक। एक अपर स्प्रिंग है, एक लोअर स्प्रिंग होती है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में दो स्प्रिंग रहेगी हमेशा। और वो स्प्रिंग क्या, उसका काम तो ठीक है, एक काम तो ये हुआ कि आपको कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करना है, साथ ही साथ उसका दूसरा काम ये होता है कि वो स्प्रिंग क्या करती है, करंट कैरी करती है टू दी कॉइल। उस स्प्रिंग के जरिए ही, उस स्प्रिंग से थ्रू ही हम क्या करते हैं, अपनी करंट को कॉइल तक पहुंचाते हैं। तो ये हमारा एक रोटर जैसा आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा, रोटर के ऊपर वाइंडिंग की हुई है, तो ये हमारा क्या है, कॉइल है। ठीक है? अब ये स्पिंडल में लगा हुआ है, स्पिंडल के ऊपर नीचे क्या रहता है, ज्वेल बेयरिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट के लिए। आप कभी मीटर देखना, तो मीटर में एक पॉइंटर ना ऐसा चिपका नहीं रहता है स्केल से, थोड़ा सा इसके बीच में डिस्टेंस रहता है। ठीक। ये और ये हमारा स्केल है। स्केल कैसा आपको मिलेगा, स्केल आपको लीनियर स्केल मिलेगा, जो बहुत ही रेयर है और बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, बिकॉज लीनियरिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सपोर्ट करती है एक्यूरेसी। क्लियर? तो ये चीजें हो गई। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में एमआई इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। एमआई इंस्ट्रूमेंट जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हम लोग एमआई इंस्ट्रूमेंट और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को एज एन एम मीटर, एज अ वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं वो हम लोग अपने उसके नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लियर? वैसे मैं लेके आया था आज एमआई इंस्ट्रूमेंट को भी, बट आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बनाए रखिए और गेट एकेडमी के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको आपके बीपीएससी एई के एग्जाम में प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप गेट एकेडमी का कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। केवल और केवल 1111 रुपीज़ में आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करके अपनी तैयारी को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं, अच्छी बूस्ट दे सकते हैं। ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा, बाय बाय।